हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। बात कर रहे थे हम आज इंडस्ट्री की, और इसके साथ ही जो यूनिवर्सिटीज़ में तलबा और तालबात पढ़ते हैं और जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में आकर उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं, और इसके साथ जो इंडस्ट्री है वो किस हद तक अपना किरदार अदा कर रही है कि ख़ास तौर पर जो स्किल्ड लेबर है, टेक्निकल एजुकेशन है, उसको सपोर्ट किया जाए। अबूमा के जो साबिक चेयरमैन हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, आरिफ एहसान मलिक। मज़ीद उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस हवाले से वो उनके क्या व्यूज़ हैं कि स्टूडेंट्स जो तलबा हैं, तालबात हैं, वो यूनिवर्सिटी से किस हद तक सीख कर इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल लाइफ में अपना कदम रखते हैं, और इंडस्ट्री जो है वो किस हद तक अपना किरदार अदा कर रही है कि यूनिवर्सिटीज़ में जब तलबा पढ़ रहे होते हैं तो उनको इंडस्ट्री में स्पेस दी जाए कि वो यहाँ आकर प्रैक्टिकल लाइफ जो उनकी स्टार्ट होने वाली होती है उस हवाले से सीख सकें। मलिक साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है, हम बात इस हवाले से कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ अपना किस हद तक किरदार अदा कर रही हैं स्किल्ड लेबर को तैयार करने में, और इंडस्ट्री अपना किस लेवल पे रहकर किरदार अदा कर रही है उन स्टूडेंट्स को स्पेस देने के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि इसमें हम शुरू में इस चीज़ को देखेंगे कि टेक्सटाइल को हम फोकस करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान की, आप जानते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, और ये अगर हम एग्री वर्क फोर्स को इससे निकाल दें तो अबाउट 45-50% ये हमारी वर्क फोर्स इसमें खप रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और ये जीडीपी में भी बहुत अच्छा एक शेयर दे रही है गवर्नमेंट को। और इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री की बेस पे हम एक्सपोर्ट्स में दुनिया में हमारा नाम है, हम अपनी चीज़ें बेच रहे हैं जो कि टेक्सटाइल रिलेटेड हैं। अब जहाँ तक जो आपने बात पूछी उसमें बड़ी क्लियर बात मैं आपसे करूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और हमारी इंडस्ट्री में लाइजॉन नहीं है जो कि होना चाहिए था। ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। एनटीयू की मैं बात करूं कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसमें मुख्तलिफ शोबाजात की तालीम दी जाती है। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ माई एसोसिएशन कि मैं एसएमई की एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आपसे ये बात बड़ी क्लियर करता हूँ कि हमारा आज तक एनटीयू से इस तरह का या किसी और यूनिवर्सिटी से लाइजॉन ही नहीं डेवलप हो सका। वेयर एज़ कि हमने कोशिश की, अभी कुछ माह पहले हमने एनटीयू के जो रेक्टर हैं उनको बुलाया और उनसे हमने कहा कि आप जो स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं आप हमें भी उसमें एक लूप में लें और हमें बताइए कि ये कहाँ इन्होंने ये क्या शोबाजात में है और उनको कहाँ खपाया जा सकता है। अब मामला ये है कि उनकी तरफ से हमें कोई फीडबैक, सो फार कोई फीडबैक नहीं है। एक सिर्फ एनटीयू ही नहीं इसमें इन्वॉल्व होती है इंडस्ट्री में, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे ज़रई यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी है, वो भी स्टूडेंट्स वहाँ से मार्केटिंग के शोबाजात में या फिर बिज़नेस के एमबीए करते हैं, एमकॉम करते हैं, वो भी तो इंडस्ट्री में आके मार्केटिंग का शोबा बहुत बड़ा है, और इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है कि उनके मार्केटिंग के जो लोग हैं वो चाहिए होते हैं कि जो उनकी मार्केटिंग करें। अगर आप इधर इंडस्ट्री लगा कर बैठे हैं, आपको ज़रूर एक बंदा चाहिए जो आपकी मार्केटिंग कर रहा हो, आपके कस्टमर्स को वो अपनी तरफ माइल कर सके। तो सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें आती हैं। तो इंडस्ट्री जो है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो उन तलबा के लिए क्या कर रही है कि उनको यहाँ पे लाया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, इंटर्नशिप्स दी जाएँ, उनको कुछ पे किया जाए कि वो अगर आते हैं तो वो तालीम से हटकर अगर उनका ख़र्चा होता है इधर आने का वो भी निकल सके, और उसके बाद उनको जॉब जो श्योरिटी है वो किस हद तक होती है। जी देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया कि यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने एनटीयू की सिर्फ मिसाल दी, बात आपकी सही है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारी इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ में लाइजॉन नहीं है। अब होता क्या है कि इंडस्ट्री को जो लेबर मिलती है वो खुद तैयार करते हैं और वो उस पर मेहनत करते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लोग तैयार होते जाते हैं। मैं ये स्किल्ड लेबर की भी बात कर रहा हूँ और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब ये होता है तो उसमें ऐसे होता है कि जो इंडस्ट्री की अपनी ज़रूरियात हैं वो तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स निकलते हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता, और उस हवाले से वो इधर उधर देखते रहते हैं और लंबा टाइम गुजारते हैं बेरोज़गारी का। फिर कोई कहीं खप जाता है, कोई कहीं, बाज़ औक़ात लोग शोबाजात बदल लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी सबसे पहले ये बात है कि लाइजॉन डेवलप होना चाहिए, और लाइजॉन डेवलप होने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्री में खपने चाहिए और इंडस्ट्री उनको सिखाए और उनको यूनिवर्सिटी और
इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन के साथ स्टूडेंट अच्छा को सर, जो आपने बात की है कि जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तलबा तो उनको जॉब नहीं मिलती, लंबे अरसे तक वो फ्री रहते हैं, इसकी बड़ी वजह आखिर क्या है? क्या वो यूनिवर्सिटी से सीख नहीं पाते कि आगे इंडस्ट्री उनको कबूल नहीं करती? नहीं, मैं ये बताता हूँ कि चूँकि यूनिवर्सिटीज़ का लाइजॉन नहीं है एसोसिएशंस के साथ, चैम्बर्स के साथ, इसलिए हमें तो पता ही नहीं चलता कि स्टूडेंट्स निकल रहे हैं और वहाँ वो कहाँ खप रहे हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये पूरी इंडस्ट्री को लाइजॉन में लें, लूप में लें। जो एसोसिएशंस टेक्सटाइल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं उनके हेड ऑफिसेज के साथ वो सिस्टम में रहें और उन्हें बताएं कि ये स्टूडेंट इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं और ये फ़लाँ शोबाजात के हैं और इनमें से आपकी इंडस्ट्री में जो खप सकता है उसका CV मंगवाएं आप। और इस तरह ये एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है। और मैं आपको इसमें बांग्लादेश मॉडल की मिसाल देता हूँ कि वो उन्होंने, आपको पता है वहाँ दुनिया में अपैरल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है और उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ उन्होंने वहाँ स्किल्ड लेबर तैयार होती है। जब लेबर तैयार होती है वो एक छोटा सा टेस्ट है, जिस इंडस्ट्री में उन्होंने खपना होता है उस टेस्ट में आके वो अपना परफॉर्म करते हैं और वो इंडस्ट्री उनको अपने अच्छा, अगर आपको ही ज़रूरत होती है, आप कह रहे हैं कि तकरीबन सालाना 1500 के करीब स्टूडेंट्स अगर आ जाएं तो वो खप सकते हैं इंडस्ट्री में। अगर यूनिवर्सिटीज़ नहीं आ रही, उनको ही अपने स्टूडेंट्स का ख्याल नहीं है, आपको अपनी इंडस्ट्री का ख्याल है कि पढ़े लिखे लोग हम लेकर आएँ अपनी इंडस्ट्री में, तो आप खुद यूनिवर्सिटीज़ से रब्ता कर सकते हैं कि जी हमें ये लोग चाहिए। खुदारा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, फ़ीसें इधर दे रहे हैं, उनको दें इंडस्ट्री को ताकि वो अपना रोज़गार भी चला सकें। जी बिल्कुल सही। मैंने तो आपको अर्ज़ किया कि हमने प्रोग्राम किया था और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को बुलाया, लेकिन दे नेवर कॉन्टेक्ट अस। तो उसके बाद कोई रब्ता नहीं हो सका। हालांकि हमें अगर वो बताते कि हमारे ये स्टूडेंट्स फ़ारिग हो रहे हैं, तो मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे पास मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं एसोसिएशन में, तो हम उन्हें लिस्ट करते कि अभी आप अपने HR को बताइए कि इस सेमेस्टर में इस बैच में ये लोग फ़ारिग हो रहे हैं तो वो खप सकें। तो इसमें बेसिक बात है कि लाइजॉन का फुकदान है वो दूर होना चाहिए, आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, आपने बातें ये सुनी हैं कि लाइजॉन इंडस्ट्री के और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स फ़ीसें दे रहे हैं, उनके माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर के हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख कर किसी अच्छी जॉब पे लग जाएं। और इंडस्ट्री को भी इस वक्त पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन लाइजॉन क्योंकि इंडस्ट्री का और यूनिवर्सिटी का नहीं है, तो इसलिए जो यूनिवर्सिटीज़ के इंतज़ामिया है उसको भी चाहिए कि वो इंडस्ट्री मालकान से मिल बैठें। इंडस्ट्री मालकान को चाहिए कि वो इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाकर बैठें। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि इंडस्ट्री हमारी जो है वो ज़्यादा अच्छी चलेगी, उसके एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की बढ़ेगी और ख़ास तौर पर जो रोज़गार है, पढ़े लिखे जो नौजवान बेरोज़गार फिरते हैं उनको भी रोज़गार मिल सकेगा। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के कॉमर्स एंड टेक्सटाइल जो कमेटी है उसके चेयरमैन इंजीनियर बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं मज़ीद कि वो यूनिवर्सिटी किस हद तक अपना किरदार अदा कर रही है स्टूडेंट्स को क्रिएट करने में, उनकी जो पॉलिश उनको किया जा रहा है कि वो इंडस्ट्री में जाकर अच्छी जो जॉब है वो हासिल कर सकें। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे जो सनतकार हैं उनका सबसे बड़ा एक गिला रहा है कि जो NTU के स्टूडेंट हैं वो LSM के लिए ही पैदा किए जाते हैं, उनके लिए ही बनाए जाते हैं। वो जैसे ही फारिग होते हैं तो बड़ी इंडस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। जो हमारी SME सेक्टर है उसके लिए स्टूडेंट्स किधर हैं? NTU फैसलाबाद का बहुत बड़ा अदारा है कि जो हमारी सनतों को अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्किल्ड लेबर हमें चाहिए है हमारी एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए, उसके लिए तरस रहा है। तो इसके लिए NTU कहाँ पे खड़ा है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका वुदू करने का। NTU एक पायनियर इदारा है जिसने टेक्सटाइल की जो है एजुकेशन पाकिस्तान में सबसे पहले शुरू की। 65 में जो है ये इसका आगाज़ हुआ और चूँकि NTU की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्री में, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो SME सेक्टर को एज सच उस तरीके से वर्क फोर्स नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देयर आर नंबर ऑफ़ सीट्स, तो वो जो टॉप स्क्वाड है वो पहले ही चला जाता है। अच्छा, उससे दूसरा इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपवर्ड थी, उसका ट्रेंड अपवर्ड था और
नंबर ऑफ़ जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होती थी टॉप पोजीशंस पे। और उसके बाद क्या हुआ कि टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में इनटेक उसी हिसाब से ज़्यादा हो गया पॉपुलेशन की बेस्ड, और ये यूनिवर्सिटी बन गई। पहले तो ये नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग था, तो लेटर ऑन ये खुद यूनिवर्सिटी बन गई, इसमें और प्रिंसिपल्स भी आ गए और इसकी वजह से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की इनटेक भी ज़्यादा होगी। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि एक तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो भी बिल्कुल रिलेक्टेंट हुई हुई है, वो भी कोई ज़्यादा स्किल्ड जो प्रोफेशनल्स को एब्जॉर्ब करने की पोजीशन में नहीं है। एसएमई सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो टॉप स्क्वाड वहाँ से निकलता है वो टॉप इंडस्ट्री ही में चला जाता है, और स्टूडेंट्स जो वहाँ से निकलते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, वो बड़ी इंडस्ट्री ही को जाके सर्व करते हैं। और ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि वो एसएमई सेक्टर में अफ्यू के अलावा कोई भी नहीं आ सकता। तो इसमें दो एक चीज़ों हैं, जो एसएमई हमारा सेक्टर है हर वो भी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में अपना जी, बहुत बड़ा बिल्कुल। किरदार अदा कर रहा है। उसको कहाँ से हम स्टूडेंट्स देंगे, स्किल्ड लेबर उसको कहाँ से देंगे? इस हवाले से क्या पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल के रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं इस हवाले? इसमें देखें जी, इसमें जो अब टेक्सटाइल जो यूनिवर्सिटी है, इसमें लकीली हमारे जो अपने कॉलेज के ग्रेजुएट हैं डॉक्टर तनवीर साहब, वो गुज़िश्ता 3 साल से वहाँ पे जो रेक्टर हैं, उन्होंने आके इसमें बड़ी अच्छी इनिशिएटिव्स लिए हैं। और जो ये गैप है बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, उसको ब्रिज करने की बड़ी अच्छी कोशिश की है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड उन्होंने एक तश्कील दी है, जो कि टेक्सटाइल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी एडवाइस पे जो है वो स्टूडेंट्स की एजुकेशन को भी सेट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। और ये प्लान ये कर रहे हैं कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो अपना पूरा प्रोजेक्ट 1 साल का इंडस्ट्री में जाके करें, और इंडस्ट्री से ये मतलब वो चाह रहे हैं कि वो लोग जो हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को जो है हाफ सैलरी एटलीस्ट पे करें और उससे प्रोजेक्ट वर्क R&D वर्क करवाएं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनकी तरफ से। और पिछले गुज़िश्ता 10-15 साल में टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी इस मामले में जो है कोई ज़्यादा एक्टिविटी जनरेट नहीं कर सकी, लेकिन नाउ दे आर डूइंग। अच्छा, आपने एक बात की है कि जो एनटीयू के टॉपर्स होते हैं वो निकल जाते हैं, उनको जॉब मिल जाती है। अब एक क्लास में तो 3 से 4 टॉपर्स होते हैं, क्या अगर 60 की क्लास है तो वो 4 टॉपर्स होंगे, उन 4 को जॉब मिलेगी? जो पीछे 56 लोग बचे हैं उनको जॉब्स कौन देगा? आखिर वो भी तो एनटीयू से ही पढ़ रहे हैं, वो उधर ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ ही वो पढ़े हैं, उनका क्या बनेगा? यू आर राइट। इसमें देखें, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि हमारे मुल्क में इन जनरल जो है, आपको पता है, कैरियर काउंसलिंग नहीं है। अगर बच्चे को ये पहले पता हो कि वो जिस इंडस्ट्री में जा रहा है या जो एजुकेशन हासिल करने जा रहा है, कल को उसने उसी इंडस्ट्री में जाके सर्व करना है, देन वो उसकी पढ़ाई का भी उसको फ़ायदा होगा और मुल्क को और इदारों को भी उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर एक स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन ले के और वो बाद में किसी और बिजनेस में चला जाता है, तो वो एजुकेशन तो उसकी फॉर्मल एजुकेशन वेस्ट जाती है। अच्छा, जो टॉपर्स हैं या फिर उनसे नीचे भी जो हैं, जो लकी लोग हैं, जॉब तो उनको मिल ही जाती है। यूनिवर्सिटी को किस हद तक ये उम्मीद होती है कि हमारा हर स्टूडेंट जो फील्ड में जाएगा उसको जॉब मिलेगी, वो 50-60 हज़ार रुपये माहाना कमा सकता है? इसमें देखें जी, एनटीयू में अभी तक तो ये है कि इनके तकरीबन 100% स्टूडेंट्स कंज्यूम हो जाते हैं। लेकिन बात वो ये कि स्टूडेंट को इस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए कि वी हैव टू सर्व इन दैट इंडस्ट्री। ये नहीं कि फॉर द टाइम बिंग के 2 साल लगाए और उसके बाद कोई स्विच करके किसी और बिजनेस में चले गए। बहुत शुक्रिया सर, आपने भी वक्त दिया। बात जैसे आपने सुनी कि एक ब्रिज है जो इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट के दरमियान जो है वो कायम होना चाहिए, ताकि दोनों जो इदारे हैं, इंडस्ट्री हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ हों, उनको फ़ायदा मिल सके। और ख़ास तौर पर इसके दरमियान जो लोग पढ़ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं, उनको भी फ़ायदा मिले, को अच्छी जॉब हासिल कर सकें और इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। भाई वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जी नाजरीन, आज हम अपने टॉपिक में बात कर रहे हैं फैसलाबाद की जो लोकल इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, और इसके साथ ही फैसलाबाद में पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। और जो फैसलाबाद के सनतकार हैं उनकी जानिब से हमेशा ये गिला रहा है कि जो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है वो हमारे साथ बैठती नहीं है, हमारे साथ कोई उनकी जो बातचीत है वो नहीं चलती कि इस इंडस्ट्री को बेहतर किया जाए।
इस हवाले से जो हमारी SME सेक्टर है वहाँ पर भी देखा जाता है कि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स नहीं पाए जाते, वो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री है वहाँ पे जॉब्स के लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट से ही सुन लेते हैं, उनसे ही जानने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है इसकी कि लोकल इंडस्ट्री में हमारे जो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो नहीं जाते। स्टूडेंट्स कुछ मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है? मेरा नाम वसीमुल है और मैं एक्स ग्रेजुएट हूँ, इधर से 2016 में पास आउट हुआ हूँ। रिसेंटली मेरा MPhil कंप्लीट हुआ है और अभी मैं इंडस्ट्री के साथ एज अ रिसर्च कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो फैसलाबाद की लोकल इंडस्ट्री है वहाँ पर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स क्यों नहीं जाते? आखिर वजह क्या है? क्या वहाँ पर सहूलियात आपको मैसर नहीं आती जो आप चाहते हैं, या फिर कोई माहौल का इशू होता है जो लार्ज स्केल की तरफ स्टूडेंट्स जो हम मुतवज्जो होते हैं? बेसिकली एक तो पैकेज का इशू है, दूसरा एक रिसर्च ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है जो लोकल इंडस्ट्रीज़ में प्रोवाइड नहीं करते। मेनली आप देखें नॉर्मली टेक्सटाइल ग्रेजुएट्स को जो पे करते हैं वो 4500 और 45,000 और 50,000 के करीब पे करते हैं। तो जो लोकल इंडस्ट्री है वो इन्हें ऑफ़र करती है 25,000 और इस रेंज में। तो मेजरली पैकेज का बड़ा डिफरेंस है। दूसरा ये कि अभी भी जैसा कि आपने खुद कहा है कि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, तो इसके ग्रेजुएट्स इतने पोटेंशियल वाले होते हैं कि उनको आप एक रीज़नेबल और अच्छा पैकेज ऑफ़र करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे डॉक्टर्स हैं उनको एक स्पेशल पैकेज दिया जाता है सैलरीज़ के हवाले से, उनका एक अपना एनवायरनमेंट होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। क्या इसी तरह से नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स जो इंजीनियर्स हैं वो चाहते हैं कि वैसा ही उनको माहौल दिया जाए, वैसे सैलरी पैकेज जो है कंफर्म उनको होना चाहिए कि इतना ही मिले? हाँ जी, बेसिकली अभी तो हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। यहाँ पे प्रॉपर जॉब प्लेसमेंट सेल डेवलप किया गया है जिसमें एक लाइन ड्रॉ की गई है जहाँ पे आप ये कंफर्मेशन होती है कि आप ग्रेजुएट्स को इतना पैकेज देंगे तभी हम ग्रेजुएट्स आपको जो है ना प्रोवाइड कर सकेंगे। तो एक प्रॉपर जॉब प्लेसमेंट सेल है, उसी के थ्रू अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी के ऐड पे ये मेंशन होता है कि आपकी जॉब कंफर्म है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि ये ऑफ़र करना कि आपकी ग्रेजुएशन से पहले आपकी जॉब कंफर्म है। तो मोस्टली हमारे 90% ग्रेजुएट्स जो हैं वो 7th सेमेस्टर में जॉब कंफर्मेशन और ऑफ़र लेटर ले चुके होते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। और भी तलबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप मुझे बताइएगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस इस्लाम। अच्छा, क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा किस सेमेस्टर में हैं और जॉब के हवाले से क्या आपकी सोच है, कैसी जॉब चाहते हैं? लोकल इंडस्ट्री की तरफ क्यों नहीं जा रहे हमारे स्टूडेंट? सर एक्चुअली हम 7th सेमेस्टर में हैं, तो हमारा जो जॉब के दौरान हम यहाँ पर 4 साल जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। लोकल सेक्टर में हम अपना कैरियर इसलिए ख़राब नहीं करना चाहते, वहाँ पे जो सिस्टम है उसमें एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है जिसमें हम एडजस्ट हो सकें, और वहाँ पे बहुत लोकल है, मोस्टली रैंकर्स लोग बैठे हुए हैं, और वो जब उनको हम बताते हैं न्यू चीज़ें तो वो शायद उनको डील नहीं कर पाते। दूसरा उनका पैकेज इश्यू है। तीसरा हमारा कैरियर ग्रोथ भी उधर रुक जाता है। अगर हम किसी अच्छी यूनिट में जाएंगे तो हमारी इस स्टडी के अंदर भी प्रोग्रेस होगी। अगर हम लोकल यूनिट में जाएंगे तो जहाँ जाएंगे वहीं पे रह जाएंगे, इसलिए हमारा रुझान। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि अगर लोकल इंडस्ट्री में या SME सेक्टर में आप जाते हैं तो वहाँ पर मशीनरी उस हिसाब से नहीं होती जहाँ जैसे आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाया जाता है, और सबसे बड़ा इशू जो है वो सैलरी पैकेज का है। क्या ये वजह है लोकल इंडस्ट्री में ना जाने की स्टूडेंट की? सर मशीनरी से ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ की मैनेजमेंट का है। जहाँ जब तक ये मैनेजमेंट नहीं बदलेगी उस वक्त तक कुछ भी तब्दीली नहीं लाई जा सकती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए जाते हैं, जब फील्ड में जाते हैं वही स्टूडेंट, तो ये बहुत बड़ा इशू है कि स्टूडेंट्स को सिखाया कुछ नहीं जाता। क्या नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है बाहर फील्ड में जा? सर हमें तकरीबन सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिसमें हम बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक और स्टैटिस्टिक देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जाके ऊपर GM तक जाना होता है और GM के अंदर सारी इंडस्ट्री होती है, तो उसने सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से हम क्लियर है। और सेकंड थिंग, जहाँ तक प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है तो हम लोग डिफरेंट टूर्स करते हैं, अच्छी इंडस्ट्रीज़ के टूर होते हैं, लेटेस्ट चीज़ों दिखाई जाती हैं, और इसके अलावा हमारी एक ऑफिशियल इंटर्नशिप होती है। 6 वीक हमने प्रॉपर इंडस्ट्री में रहकर हर चीज़ वहाँ से लेकर आनी होती है, रिटन फॉर्म में सीखनी होती है, और आकर हमारा इधर प्रॉपर उसका टेस्ट होता है, प्रॉपर इंटरव्यू होता है कि आपने वहाँ पर क्या सीखा है।
تو یہ جو ایک سب سے اچھی چیز ہے NTU کی کہ ہم اس لحاظ سے مطمئن ہیں. بالکل جی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ پریکٹیکل نالج جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک مکمل طور پر ڈلیور کیا جاتا ہے. جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں خاص طور پر جو میل ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں اور فیمیلز جو ہیں وہ بھی ٹیکسٹائل انجینئرنگ ہو یا پھر فیشن ڈیزائننگ ہو اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو فیمیل اسٹوڈنٹس بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی یہ جاننے کی کوشش کریں گے وہی وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ کیوں نہیں جا رہی فیمیلز جو ہیں وہ SME کی طرف, اور جو بڑی انڈسٹری میں بھی جاتی ہیں تو خاص طور پر ان کو کیسے سروائیو کرتی ہیں وہ. جی السلام علیکم, اپنا نام بتائیے. میرا نام شفق عباس ہے. کیا کر رہی ہیں یہاں؟ میں ادھر سے گریجویٹ ہو چکی ہوں اور کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ ان NTU, اور میں کرنٹلی جو ہے وہ ایک TDF پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوں الیکٹرانک ٹیکسٹائلز پر. سیالکوٹ کی انڈسٹری ہے ہانسا انڈسٹری اس کے ساتھ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لوکل انڈسٹری کی طرف اسٹوڈنٹس کیوں نہیں جاتے, آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ماحول کا وہاں پہ ایشو ہے, اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی لوکل انڈسٹری, کیا وجہ ہے اس کی؟ جی بیسیکلی اگر گرلس کو دیکھا جائے تو گرلس زیادہ پریفر کرتی ہیں کہ ان کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ والی سائڈ پہ زیادہ جابس ملیں, لیکن لوکل انڈسٹریز میں جیسے آپ کو پتہ ہے کوئی بہت کم انڈسٹریز ہیں جہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہو, تو اس لیے بھی پریفر نہیں کیا جاتا. اور سیکنڈلی جو ہے میرے خیال سے وہ ریزیڈنس کا بہت ایشوز ہوتے ہیں گرلس کو آؤٹ آف سٹی جانا, یہ پرابلمس ہیں کہ گرلس جو فیس کرتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے فیلڈ تو یہ چوز کر لی ہے ٹیکسٹائل کی, تو کیا اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کیسے سروائیو کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں جو فیمیلز ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کیسے سروائیو کیا جا سکتا ہے فیمیل کے لیے؟ فیمیلز جو ہیں ٹیکسٹائل میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لرننگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہم لوگوں کا اس طرح سے گروم کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ انڈسٹری میں سروائیو کر سکیں. ہم لوگوں کو کلیئرٹی ہوتی ہے مشینری سے ریلیٹڈ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ, تو یہ ہمیں ایک اس طرح کی گرومنگ ہم لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ سروائیو کر سکیں. جی گرومنگ بھی کی جاتی ہے یونیورسٹی میں. یہ جو گلا انڈسٹریلسٹ ہیں ان کا گلا یہ ہے کہ اگر جو اسٹوڈنٹس ہیں گریجویٹ ہونے کے بعد آتے ہیں تو پریکٹیکل نالج ان کے پاس نہیں ہوتا. السلام علیکم, آپ مجھے بتائیے کیا نام ہے؟ سمرہ ذوالفقار. کیا کر رہی ہیں؟ میں یہاں پہ ریسرچ اسسٹنٹ ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو فیمیلز جاتی ہیں انڈسٹری میں, آپ کے سینئرز گئی ہوں گی انڈسٹری میں, ان کو کبھی سنا ہے کہ کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو وہاں پر, یا پھر جو خاص طور پر فیمیلز ہیں وہ جابز ایسی ڈھونڈتی ہیں کہ جو ان کے گھر کا ماحول ہے ویسا ہی باہر ان کو ملے, اور کوئی بھی ایسی مشکل پیش نہ آئے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ معذرت کے ساتھ اتنی اجازت نہیں دیتا کہ لڑکیاں باہر جا کے کام کریں, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ ہماری یونیورسٹی بہت سپورٹیو ہے اس معاملے میں. وہ ایسی انڈسٹریز جو ہے نا ان سے مطلب جو اچھی انڈسٹریز ہوتی ہیں جو کہ ایسا ماحول پرووائڈ کر سکتی ہیں کہ فیمیلز آرام سے وہاں پہ چل سکیں اور پیرنٹس کی اجازت بھی ملے, انہیں سیکیورٹی ہو. اگر ریزیڈنٹ ایشو ہے تو ان کا ریزیڈنس ایشو جو ہے نا سارٹ آؤٹ کیا جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو لوکل انڈسٹری ہے وہاں پر جانے کا میلز بھی نہیں آپ کے تو جا رہے, ویسے فیمیل کا نہ جانے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر ماحول کا جو فرق ہے وہ اچھی انڈسٹری جو ہماری لارج اسکیل انڈسٹری ہے اس میں زیادہ اچھا آپ کو ماحول دیا جاتا ہے. جی سر, پہلی بات یہ ہے کہ گرلس کو جو ہے نا آفرز جو ہے بہت اچھی انڈسٹری سے پہلے ہو جاتی ہیں. سو جو ہے لوکل انڈسٹری سے جو ہے جب آفر آتی ہے تو وہ آلریڈی سلیکٹڈ ہو جاتی ہیں بہت بڑی فرمز میں, تو اس لیے ہم. جی ناظرین, باتیں آپ نے سنی ہیں اسٹوڈنٹس کی, اور اسٹوڈنٹس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہماری جو یونیورسٹی ہے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے, یہ پریکٹیکل نالج کی حد تک اسٹوڈنٹس کو جتنا ڈیلیور کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, لیکن جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے وہ اس حساب سے یہ جو طلباء اور طالبات یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو سیلری پیکیجز ہوں یا پھر ماحول ہو, کیونکہ کوئی بھی جو انجینئر ہے پروفیشنل ہے وہ اپنے پروفیشن کے حساب سے چاہتا ہے کہ اس کو جاب ملے, اس کو سیلری پیکیج دیا جائے. تو اسی حوالے سے جو ہمارے فیصل آباد کے صنعت کار ہیں ان کا گلہ ہے کہ یونیورسٹی ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی جو پروجیکٹس ہیں ان پر ڈسکس نہیں کرتی, اور یہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے خود بتا دیا کہ ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہاں پر ماحول کا بھی ایشو ہے اور سیلری پیکیجز کا بھی ایشو ہے. تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
फ्लाई ओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के हवाले से, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो फैसलाबाद में एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फेडमिक लगाया गया है फैसलाबाद में, उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो स्किल्ड हैं वो उनकी प्रोफेशन के लिए फेडमिक किस हद तक किरदार अपना अदा करेगा। फेडमिक के CEO हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सलीमी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पहले उनसे पूछते हैं कि वो इस इन्वेस्टमेंट के हवाले से थोड़ा नाजरीन को बता दें कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट बाहर के ममालिक से आ रही है, इन्होंने कैसे अपना किरदार अदा किया कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा नाजरीन को भी बता दीजिएगा, फेडमिक जो है वो पाकिस्तान की मईशत में किस हद तक अपना किरदार अदा करेगी, वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिएगा, उसको कैसे मेहनत करके यहाँ पर जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनको लाया जा रहा है, ये बताइएगा ज़रा। शुक्रिया सिटी 41 का इस अहम टॉपिक के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया। फेडमिक जो है वो 8000 एकड़ के ऊपर 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बना रहा है फैसलाबाद के अंदर, जो कि अल्लाह के करम से 62% कॉलोनाइज हो चुके हैं। सवा अरब डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें आ चुकी है, जिसमें चाइना से, कोरिया से, टर्की से, गल्फ से, यूके से इन्वेस्टमेंट्स आई हैं और वो आके अपनी इकॉनमी के अंदर उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी है। और एक लंबा रास्ता है जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह फेडमिक अपना रोल प्ले कर रहा है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें उम्मीद है कि कुछ 457 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ M3 के अंदर आएगी। इसी तरीके से हम ये फोर्सी कर रहे हैं कि जो CPEC का प्रोजेक्ट है अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी, जो 3317 एकड़ रकबे पर मुहित है, वहाँ पे भी कुछ 357 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी। और हम इंशाअल्लाह ताला कोई 1 मिलियन के करीब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि फेडमिक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में स्किल्ड प्रोफेशन के हवाले से उनकी मदद किस तरह कर सकती है। आपने अक्सर देखा होगा जब स्टूडेंट बाहर फील्ड में निकलते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि जी आपने प्रैक्टिकल तो सीखा ही कुछ नहीं, प्रैक्टिकली उनको यूनिवर्सिटीज़ में माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिखाया नहीं जाता उस तरीके से, जो इंडस्ट्री में जाके उनको चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। इस हवाले से फेडमिक का क्या किरदार होगा? देखिए, फेडमिक स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। जो एक चीज़ जो लैकिंग थी पाकिस्तान के अंदर थे वो स्किल्ड वर्कफोर्स की थी। तो अभी रिसेंटली हम PVTC के साथ और टेवटा के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं। यहाँ पे वो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे। यहाँ पे एक नीड असेसमेंट हम कर रहे हैं तमाम जो इस वक्त इंडस्ट्री लगी है। थोड़े से अब क्योंकि फेडमिक को ये जाता है, क्रेडिट जाता है, क्योंकि ये जितनी भी लेटेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है वो फेडमिक के अंदर हुई है। तो उसमें जितनी भी मशीनरी आई है, जो स्किल सेट है, स्किल सेट जितना भी है वो डिफरेंट किस्म का था। जो हमारे कन्वेंशनल जो हमारा करिकुलम था जो इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाया जा रहा था, तो एक हम नीड असेसमेंट कर रहे हैं इन दोनों अदारों के साथ मिलके कि क्या किस किस्म का हमें फ्यूचरिस्टिक स्किल सेट चाहिए होगा। मैकाट्रॉनिक्स है इसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके अंदर, रोबोटिक्स हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जौन सी हैं जो आज से 10 साल बाद भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजी क्योंकि चेंज हो रही है, तो हमने अपने हमारे इंस्टीट्यूट्स ने अपनी जो करिकुलम था वो वैसे चेंज नहीं किया जो करना चाहिए था। तो अब हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम आप इनके साथ जो करिकुलम होगा उसकी जो एडजस्टमेंट्स होंगी, जो वो बेस्ड ऑन उसकी जो डिमांड होगी, इंडस्ट्री की डिमांड उसके मुताबिक होगी। तो अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो हम मशीनरी बाहर के ममालिक से इंपोर्ट करते हैं, अगर हम अपने स्टूडेंट्स को फेडमिक में ऐसा एक अदारा बना दिया जाए कि वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बड़ी काबिलियत है पाकिस्तान में, टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ रिसोर्सेज हमारे कम होने की वजह से बदकिस्मती से हम पीछे हैं दूसरे ममालिक से। क्या फेडमिक कोई ऐसा भी स्टेप ले रहा है कि वहाँ पर ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए कि हमारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो इस काबिल हो सकें कि वो मशीनरी ख़ुद से पाकिस्तान बना सके, अपने मुल्क में भी यूज़ कर सके, बल्कि उस मशीनरी को एक्सपोर्ट भी किया जा सके? देखिए, R&D की किसी भी सेक्टर के अंदर हमेशा ज़रूरत रही है।
R&D کے اوپر ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے تو وہاں پہ R&D کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی یہ ادارے بن رہے ہیں, جتنے بھی انڈسٹریز وہاں پہ آ رہی ہیں, ان تمام انڈسٹریز کے اندر ہم انٹرنشپ پروگرامس جو سے ہیں یہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ انٹروڈیوس کروائیں تاکہ یہ جائیں, جا کے سیکھیں پہلے اور اس کے بعد اس میں کنٹریبیوٹ کریں اس کے. اچھا سر, جو انٹرنشپ آپ رکھیں گے کیا اس میں کوئی معاوضہ دیا جائے گا اسٹوڈنٹس کو کچھ, کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کوئی اتنا اسٹرانگ پیچھے سے نہیں ہوتا, کئیوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ فوراً ہی یا تعلیم کے دوران ہی ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, جاب کی ضرورت ہوتی ہے, تو ایسا کوئی پیکیج رکھا جائے گا اسٹوڈنٹس کے لیے؟ دیکھیے انڈیویجول انڈسٹری کو وی آر کنونسنگ دیم کہ جو انٹرنیز آپ کے پاس آئیں, جو مینجمنٹ ٹرینیز آئیں, آپ ان کو کوئی اعزازیہ ضرور دیں. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ان کو ایک فکس اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے, ان کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت پرووائڈ کیا جاتا ہے, ان کو کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے ان کے ورکنگ آورس کے اندر. تو یہ ایک روٹین کا ایک SOP ہے جس میں ایک اسٹائپنڈ ہے, ان کی پک اینڈ ڈراپ ہوتی ہے اور ان کے لیے میل ہوتا ہے جتنی دیر وہ وہاں پہ رہتے ہیں. وہ 6 مہینے کی انٹرنشپ ہوتی ہے, ڈپینڈ کر رہا ہے, کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں وہ 1 سال کی, ڈپینڈنگ کہ کس قسم کی وہ ٹیکنالوجی ہے اور اس میں کتنی دیر بندے کو چاہیے اس کو ٹرین ہوتے ہوئے. تو 6 مہینے سے لے کے سال تک کا یہ ہوتا ہے. تو اپنا انیشیل جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ایجوکیشن کے بعد کا, تو وہ ایک جیسے ڈاکٹر باہر نکلتا ہے تو وہ ہاؤس جاب کرتا ہے. تو جس طریقے یہ جتنے بھی وہاں سے نکلیں گے انسٹیٹیوٹ سے اسٹوڈنٹس نکلیں گے وہ ایک انٹرنشپ پروگرام کے اندر سے گزریں گے 6 مہینے اور سال کا, تاکہ وہ سیکھیں ان تمام انسٹرومنٹس کے اوپر. باقی ساری چیزیں وہاں پہ انڈسٹری میں ہیں, لیٹسٹ وہاں پہ مشینری ہے, اس کو وہ یوٹیلائز کر کے اپنا اسکل میں اسکل ڈیولپمنٹ کر سکیں. اچھا سر, آخری کویسچن میرا آپ سے یہ ہوگا کہ جو آپ 1 ملین جابس کہہ رہے ہیں, اگر نیکسٹ 5 ایئرز میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے, ساری انڈسٹری وہاں پر لگ جاتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اتنے لوگ ہم کہاں سے لے کر آئیں گے پورے پاکستان سے, اتنی جلدی ہم ان کو ہائر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کنٹریبیوٹ تو کر رہے ہیں یہاں پہ. کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں نئے کورسز انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے. باقی کیونکہ میکینیکل انجینئرنگ ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ سائڈ ہے, سول سائڈ ہے, وہ سب کے سب آلریڈی جون سے ہیں ان اداروں کے اندر ان کے کورسز ہو رہے ہیں. صرف کچھ کورسز ایسے ہوں گے جو لیٹسٹ مشینری کے اوپر آپریٹرز کے لیے ضرورت ہوگی. تو باقی تو ہمارے پاس اسٹاف اویلیبل ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ تھوڑی سی ان کو ان کی ٹریننگ کروا دیں گے تو ان مشینس کے اوپر ہم ول بی ایبل ٹو یوٹیلائز دیم. جی بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. ہم آگے بڑھیں گے. اب میاں نعیم احمد بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, جو کہ پاکستان ہوزری مینوفیکچرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. ایک بہت بڑی یہ بھی انڈسٹری ہے, پاکستان کی معیشت کو جو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے. اسی انڈسٹری میں جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے, وہ بھی انٹرنشپ کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. اکثر میاں صاحب کے آفس میں اسٹوڈنٹس آ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں جابس چاہیے, انٹرنشپ کے لیے وقت چاہیے. میاں صاحب سے بھی گفتگو کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ انڈسٹری جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے, وہاں پر نوجوانوں کو وہ کس حد تک سپورٹ کر رہی ہے. میاں صاحب آپ بتائیے گا, آپ کیا کہیں گے جو نوجوان ہیں, کیا انڈسٹری ان کے حق میں کیا بہتر کر رہی ہے, کس حد تک کردار ادا کر, کیونکہ جو صنعتوں کا تاثر جا رہا ہے عام طور پر لوگوں میں, جو وہ یہ ہے کہ ایک صنعت کار صرف اپنی ذات کے لیے انڈسٹری لگا رہا ہے, نہ کہ وہ جو نوجوان ہماری نسل ہے اس کو اسکلڈ کرنے کے لیے انڈسٹری لگائی جا رہی ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, آپ کے کیا ویوز ہیں وہ ذرا ناظرین کو بھی بتا دیجیے. دیکھیں پہلے تو میں ایک آپ کا کنسیپٹ, آپ کا نہیں, جو کنسیپٹ جہاں کہیں بھی یہ پرویل کرتا ہے اس کو میں اس کو انڈوز نہیں کروں گا کہ انڈسٹریلسٹ صرف اپنے لیے ہی کام کر رہا ہے اور وہ ورک فورس لیبر. دیکھیں جو اسکلڈ لیبر ہے وہ ہماری لائف لائن ہے ہماری انڈسٹری کی, اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا, اس کے بغیر ہمارا ادارہ نہیں چل سکتا, اس کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چل سکتا. دیکھیں آپ ایڈمن سے لے کے, ایڈمنسٹریشن سے لے کے, HR سے لے کے, آپ سپلائی چین سے لے کے, آپ مینوفیکچرنگ سے لے کے, آپ اس کی پیکنگ تک, اس کی ایکسپورٹ تک, اس کو کنٹینر میں بند کرنے تک, ہر ایک سٹیپ پہ ہمیں اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہے. وہ ورک فورس ایسی جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور یہ ڈیلیما ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی ورک فورس لیبر جو ہے اس کی لیک آف اسکل لیبر ہے, وہ لیک آف اسکل ہے, اس میں ہمیں فلی اسکلڈ لیبر جو ہے وہ نہیں مل پا رہی. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں
کہ ہم مختلف اداروں سے جیسے ٹیفٹا ہے, جیسے دوسرے ادارے ہیں, ان سے ایگریمنٹ ہم نے کیے ہیں کہ آپ ہمیں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, ہماری انڈسٹری میں آئیں, ہم انہیں اسٹائپنڈ بھی دیں گے, انہیں مشینز بھی دیں گے, انہیں کھانا بھی دیں گے, تو انہیں ٹرینڈ بھی کریں گے, تاکہ پاکستان کی انڈسٹری کو, جو کہ آنے والے وقت میں دیکھ رہا ہوں, جیسے آپ نے فیڈمک کی بات کی, وہاں ایک اپیرل پارک بن رہا ہے, وہاں ایکسپورٹس کے لیے بہت بڑے ایک ون ونڈو ایک سائٹ کریٹ ہوئی ہے جہاں پہ انڈسٹری لگے گی, جہاں پہ 10 سال کا ٹیکس ہالیڈے ہے, جہاں پہ اگر آپ نے انڈسٹری لگانی ہے, آپ کوئی مشینری امپورٹ کریں گے تو اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. تو اتنی بڑی ہمارے پاس ایشیا کے نہیں, فیڈمک پوری دنیا میں سب سے بڑا انڈر ون پریمیسز جو جگہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے جگہ ہے, اور الحمدللہ پچھلے 10 سال میں اگر کہیں پاکستان میں نیو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے تو وہ فیڈمک میں ہوئی ہے. اچھا میاں صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عرصہ آپ کو ہو گیا ہے اس صنعتوں سے جڑے, اور آپ نے وہ دور بھی دیکھے ہیں جب کہ بہت زیادہ لیک آف فیسلٹیز تھا انڈسٹریز کے لیے. آپ آگے فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں, کیا پلاننگز ہیں انڈسٹری کو گروم کرنے کے لیے, کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کی کس حد تک ضرورت ہے, اور ٹیکنیکل لوگ نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹری کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ابھی اسی وقت؟ دیکھیں, لیک آف سکل لیبر جو ہے اس کا انڈسٹری کو سامنا ہے, شدید بحران ہے, کیونکہ پچھلے دنوں میں کافی انڈسٹری پہ پچھلے 10 سال میں کرائسس میں رہی, انڈسٹری تقریباً 40% کے قریب بند ہوئی, اور بہت بڑے یونٹس بند ہوئے, جس سے ورک فورس جو ہے وہ ہماری وہ جاب لیس ہوئی, اور پھر وہ لوگ اور کام پہ چلے گئے اور انہوں نے یہ فیلڈ چھوڑ دی ہے. تو ہمیں جب دوبارہ پاکستان میں آرڈرز آئے, اور پاکستان میں جس طرح آج کل ہے, اس ٹائم میں پاکستان میں پلینٹی آف آرڈرز ہیں, ہمارے پاس مور دین سفیشینٹ جو ہیں آرڈرز ہیں, بائر ٹلٹڈ ہے پاکستان سے چیزیں لینے کے لیے, تو ہمیں بہت بڑا پرابلم ہے اسکلڈ لیبر کا. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نئے آنے والے لوگوں کو جو جس طرح, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں گورنمنٹ سے کہ تھیوریٹیکل نالج کی بجائے پریکٹیکل نالج دیا جائے کالجز میں, ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے جتنی زیادہ سے زیادہ. اگر آپ نے انڈسٹری کو ترقی دینی ہے, اگر آپ نے ایکسپورٹس کو ترقی دینی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو اسٹرانگ کریں, ان کو فنڈز دیں, ان کو اسکالرشپ دیں, اور جو ان میں بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں اس کو اگر فورن اسکالرشپ بھی دی جائیں, تاکہ وہ آپ کے اپنی انڈسٹری کو کیٹر کر سکیں اور انڈسٹری کو چلا سکیں. اگر ورک فورس لیبر جو اسکلڈ لیبر ہے وہ ہماری لائف لائن ہے, اگر وہ ہمارے پاس ٹیلنٹڈ لوگ ہوں گے, وہ نئے طریقے سے انڈسٹری کو چلائیں گے, نئے طریقہ کار لائیں گے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کے لیے کام کریں گے, تو یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. میاں صاحب آپ کا بھی شکریہ. عامر سلیمی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, دونوں نے آپ نے گفتگو سنی کہ کیسے بیان کی ہیں ساری چیزیں, کہ اسکلڈ لیبر جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ صنعتوں کو اگر فروغ دینا ہے تو اپنے جو انسٹیٹیوٹ ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہاں پر ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے. لیبز جو ہیں وہاں پر فیسلٹیز اسٹوڈنٹس کے لیے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ وہاں سے جو تھیوری پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پریکٹیکل بھی کریں, تاکہ ان کو فیلڈ میں آ کر ایسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جا سکے. جابز جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی دہلیز پر پہنچایا جا سکے, کیونکہ فیڈمک جو ہے وہاں پر اتنی زیادہ جابز جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہوں گی, جو کہ یونیورسٹیز سے فارغ ہوتے ہی ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد وہاں جا کر اپنی خدمات سر انجام دیں گے, پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں گے اور اپنا بھی روزگار کما سکیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اس کے بعد پھر اگلے پروگرام میں ہوگی ملاقات. اللہ حافظ. بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے, دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں.